बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 का नाम है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे और फिर इंटीग्रेशन का मतलब समझेंगे कि डेरिवेटिव से इसका क्या ताल्लुक़ है, और फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन, अ प्रोसेस विच इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव के रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं। जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ द गिवन फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन हो, देन इन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द फंक्शन फाई ऑफ एक्स। तो हम एक नया फंक्शन ढूंढेंगे फाई ऑफ एक्स। अब फाई ऑफ एक्स मैंने उन्हें ऐसे ही नाम दे दिया है, आपने इस फाई से कंफ्यूज नहीं होना। फाई भी एक सिंबल है तो वो भी फंक्शन को डिनोट कर सकता है। हुज डेरिवेटिव इज एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इसके ऑपोजिट हमें फाई ऑफ एक्स मिलेगा, जिसका जब डेरिवेटिव लिया गया था तभी आपको एफ ऑफ एक्स मिला था। Whose derivative is f of x। तो ये जो फाई ऑफ एक्स है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद, उसे आप इंटेग्रल भी कहते हैं, और एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव के ऑपोजिट या रिवर्स भी कहते हैं। तो फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटेग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन f of x। इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इफ फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स। अब उसी एफ ऑफ एक्स का जब आप इंटेग्रल लेते हैं तो आपको रिजल्ट में मिलता है फाई ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, जो कि एक एस के जैसा होता है, एस को आप थोड़ा सा खींच के लिखें तो आपके पास इंटेग्रल का साइन बनता है। इसे इंटेग्रल साइन कहते हैं। और एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है जिसे आपने इंटीग्रेट करना होता है, और डी ऑफ एक्स का मतलब कि आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डी ओवर डी ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएटिंग फाई ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है, और अब जब हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट में वापस फाई ऑफ एक्स मिलेगा, प्लस सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, पहले याद रखें कि दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन, एंड डी ऑफ एक्स डी एक्स मीन्स के द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच द इंटीग्रेशन इज सपोज टू हैपन, जिसकी रिस्पेक्ट से या जिसके लिहाज से आपने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब जब मैंने इंटीग्रेट किया तो स्टूडेंट्स फाई ऑफ एक्स तो ठीक है, ये सी मैंने क्यों लिखा, तो देखें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 5, आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 3x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर और 5 का डेरिवेटिव होगा 0, तो आंसर आया 3x स्क्वायर। अब जैसे हमने डेफिनेशन में कहा कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आता हो, अगर मैं उसे इंटीग्रेट करूं, मतलब मैं 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर सिर्फ आएगा x क्यूब, जबकि आपके ओरिजिनल फंक्शन में साथ एक कांस्टेंट भी था प्लस 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 0 होता है, तो 0 का रिवर्स करके आप कांस्टेंट नहीं लिख सकते, इंटीग्रेट करके आपको वापस वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो आप उसे एक कांस्टेंट देंगे c। जाहिर सी बात है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे ज़रूरी नहीं कि हमें उसका डेरिवेटिव पता हो। अगर डेरिवेटिव पता हो, जैसे इस केस में, तो मैं लिख दूं कि एक्स क्यूब प्लस 5,
क्योंकि मुझे पता है मैंने तो डिफरेंशिएट किया उसे। लेकिन जब आप ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करो जिसका आपको डेरिवेटिव एग्जैक्टली नहीं पता, तो आपको कैसे पता होगा कि वहाँ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा था या नहीं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा आप इंटीग्रेशन जब फाइंड करोगे उसके आगे प्लस सी लगाओगे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन था जो डेरिवेटिव लेने के बाद ज़ीरो हो गया तो उसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो क्या हुआ कि इस केस में अब हम डेफिनेशन यूँ बनाएंगे, इफ़ डी अपॉन डी ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स, आपके पास डेरिवेटिव हो उसका एफ ऑफ एक्स। तो अभी हमने पढ़ा कि इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वहाँ कांस्टेंट क्या बनता है, वहाँ कोई कांस्टेंट फंक्शन साथ फाई ऑफ एक्स में था या नहीं था। इसलिए अब जब मैं लिखूंगा कि फाई ऑफ एक्स प्लस सी का इंटीग्रल लूँगा तो जाहिर सी बात है तब भी मेरे पास एफ ऑफ एक्स ही आता है। तो इसलिए जब मैं इंटीग्रेट करूँगा एफ ऑफ एक्स को तो मैं क्या लिखूँगा कि द आंसर इज फाई ऑफ एक्स प्लस सी। इसलिए जब आप ऐसी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ऐसी इंटीग्रेशन को कहा जाता है जिसमें हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का ना पता हो, उसे कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे फंक्शन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो था साथ वो क्या था। तो इसकी आगे बहुत बड़ी वैल्यू होती है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। इसलिए हम जब भी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ज़रूर साथ लगाते हैं। तो ये याद रखें। अब नेक्स्ट समझते हैं कि असल में जब आप फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ी अभी, तो वो उसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। डेरिवेटिव जब हमने फाइंड किया तो हमने सीखा था कि डेरिवेटिव तो किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कहा जाता है, लेकिन इंटीग्रल जो है वो जब आप कैलकुलेट करते हो, सपोज आप इंटीग्रल ले रहे हो कॉज ऑफ टी, एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन आपने यहाँ लिमिट भी लगा दी कि 0 से लेकर x तक, x मीन्स किसी अननोन पॉइंट तक। इसका मतलब ये होता है कि सपोज अब इस x की जगह मैं लिखूं π/4, तो आपको फंक्शन कॉज ऑफ x का ग्राफ तो बनाना आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉज ऑफ x का ग्राफ कुछ यूँ होता है कि यहाँ 1 से शुरू होकर अगर यहाँ π/2 है आपके पास, और तो यहाँ जाहिर सी बात है आपके पास होगा पाई और ये 0 है। तो अगर मैं किसी फंक्शन कॉज ऑफ टी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 टू π/4, तो इसका मतलब हम ये लेते हैं कि हम असल में इस कॉज ऑफ टी के फंक्शन का जो कर्व होता है उसका इन दो पॉइंट्स के बीच में जो ग्राफ बनता है, इस एरिया, इस कर्व के नीचे जो आपके पास एरिया बनेगा उसे कहते हैं इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। अगर मैं इसी फंक्शन को 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट करूंगा तो फिर ये जो एरिया मैंने छोड़ दिया ये भी साथ इसके इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स ये एरिया जो मैंने छोड़ दिया अब ये भी साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द गिवन फंक्शन। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उस फंक्शन के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में एरिया अंडर द कर्व को कैलकुलेट करने को कहते हैं इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। स्टूडेंट्स, इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। हम अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पे जाएंगे तो इस डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल करेंगे और फिर समझेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में एरिया कैलकुलेट होता कैसे है।
तो अब हम अपनी इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे डिफाइन किया कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमें जिन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता हैं उनको यूज़ करते हुए अब हम उनके एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे कि वो कैसे फाइंड होते हैं। स्टूडेंट्स, हमें कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेट किए थे, तो वो हम बार बार अपने सवालात में यूज़ करते हैं, हमें वो याद हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद है कि द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फंक्शन वेरिएबल की पावर पीछे और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। इसी का जब आप ऑपोजिट इंटेग्रल लेंगे तो वो कुछ यूँ होगा कि इंटेग्रल ऑफ x रेज टू द पावर n आपके पास बराबर होगा x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो देखें, बिल्कुल उसके ऑपोजिट प्रोसेस है। अब इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इस एक को मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ, लेकिन फिर बाकी आपने खुद प्रूफ करने कि कैसे इसका डेरिवेटिव ये बनता है, इसलिए इसका इंटीग्रल आपके पास यही बनेगा। फॉर एग्जांपल, या देखें, आप अगर डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का x n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, तो आपके पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/n+1 कांस्टेंट है वो पीछे आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n+1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन c, ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखें 1/n+1 एज इट इज, x n+1 का डेरिवेटिव होगा पावर पीछे और पावर में से एक माइनस कर दें, अगला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। n+1 से कैंसिल, 1 - 1, तो आपके पास आंसर आया x रेज टू द पावर n। तो देखिए, जैसे हमने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये आंसर मिला। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के मुताबिक इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, देन क्या होगा कि इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो ये तरीका है किसी भी पावर रूल को यहाँ पर इस्तेमाल करने का। डेरिवेटिव में हम पावर एक माइनस करते थे और यहाँ हम पावर में एक ऐड करेंगे, और फिर जो नंबर ऊपर पावर में आएगा उसी नंबर से आप उसे नीचे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के बाकी जो फंक्शंस हैं आपको पता है, जैसे e रेज टू द पावर x, आपके पास फंक्शन है e रेज टू द पावर x, उसका डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x ही होता है, इसलिए इसका इंटीग्रल भी किसके बराबर होगा, e रेज टू द पावर x प्लस c। और इसी तरह से a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल वो बराबर होगा a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln a प्लस c। स्टूडेंट्स, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर हमें बार बार उसे लिखने में मसला हो रहा हो तो कन्वीनियंस के लिए हम उसे मिटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लिखे, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा अपनी जगह रहता है, वो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में ज़रूर लिखना होता है। नेक्स्ट आपके पास, सपोज आपके पास अगला फंक्शन है 1/x, तो हमें पता है कि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसलिए जब भी मैं 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा ln of x प्लस c विच इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैं सारे डेरिवेटिव्स लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशंस लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद उसे डिस्कस करते हैं। साइन ऑफ x, कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x, इसलिए जब मैं साइन ऑफ x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर जाहिर है माइनस कॉज ऑफ x ही आना चाहिए, साइन का डिफरेंस होता है। लेकिन साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास कॉज ऑफ x होता है, इसलिए कॉज ऑफ x का इंटीग्रल वापस साइन ऑफ x आएगा। सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपके पास, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल वापस आपके पास टेंजेंट x आएगा।
कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसलिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपके पास माइनस कोटेंजेंट, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट होता है, तो इसलिए इनका इंटीग्रल सीकेंट ऑफ एक्स, कोसेकेंट इंटू आपके पास है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेकेंट, क्योंकि कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट इंटू कोटेंजेंट के बराबर होता है, और टेंजेंट ऑफ एक्स का इंटीग्रल आपके पास लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, कोटेंजेंट का लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, और उसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हैं आपके पास, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस का आपके पास इंटीग्रल साइन का होता है कॉस, जब आप कॉस का इंटीग्रल लेंगे कॉस हाइपरबोलिक का वापस साइन ऑफ हाइपरबोलिक बनेगा, वहाँ साइन का डिफरेंस। इस तरह स्टूडेंट्स जितने फंक्शंस आपके पास हाइपरबोलिक में हैं या इन्वर्स हाइपरबोलिक में है, क्योंकि उनके डेरिवेटिव्स आपको पता हैं, तो आप उनके ऑपोजिट उनके इंटीग्रल्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करने के कुछ रूल्स होंगे, जो आपने अभी फार्मूलाज देखे वो आपके बुक में सारे लिखे हुए, उन्हें आपने साथ साथ याद करते जाना है, वो आपको याद हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब आप देखें कि आपके पास अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव लें फिर इंटीग्रेट करें, या आप इंटीग्रेट करें फिर डेरिवेटिव लें, तो दोनों फंक्शन प्रोसेस रिवर्सेबल है, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, इसलिए आपके पास आखिरी आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स ही आता है। फॉर एग्जांपल आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लेते हो, तो एक्स की पावर n+1, मतलब यहाँ 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस c होगा आपके पास, जो कि बनेगा x³ + c। अब जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आना चाहिए कि x³ + c इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/3 पीछे आएगा x³ और डेरिवेटिव ऑफ c, तो 1/3 इंटू 3x² + 0, 3 से कैंसिल। तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लें फिर इंटीग्रल लें, या इंटीग्रल लें फिर डेरिवेटिव लें, तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आपके पास आंसर जो है वो सेम होता है। इसलिए ये कंसेप्ट आपके जहन में हो, आगे जब आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो आपको पता हो कि ऑर्डर से इनके हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ और एंड फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है और उसका एक कांस्टेंट मल्टीपल है, जैसे c ऑफ x, तो अगर मैं c ऑफ x का इंटीग्रल फाइंड करता हूँ तो c को मैं बाहर रखूँगा जैसे मैं डेरिवेटिव में करता हूँ, और f ऑफ x का मैं इंटीग्रल कैलकुलेट करूँगा, कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं कैलकुलेट होता। फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो 1/2 x³ का, तो आप 1/2 को पीछे रखोगे, इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे x³ विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2। अब इंटीग्रल में क्या होगा कि x पावर आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर भी पावर में 1 प्लस कर दें, 3 + 1 और नीचे भी 3 + 1, तो देखें उसके बाद डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये बनेगा आपके पास x⁴/4। तो देखें स्टूडेंट्स 4 × 2 आपके पास बनेगा 1/2 × 4 x⁴/8, ये आपके पास आपके फंक्शन का इंटीग्रल बनेगा जो आपने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, वो c1 है, तो जब यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आप उसे c1/2 या c का नाम दे सकते हैं। आगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले c1 था, 1/2 मल्टीप्लाई होने से वो कोई और कांस्टेंट बनेगा, तो मैं उसे नया नाम दे दूंगा c। तो इस तरह से आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फिलहाल ध्यान में ना रखें, आप इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ रहेगा, जब हम सवालात पे जाएंगे
तो वहाँ देखेंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का हम क्या काम लेते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है इंटेग्रल ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, कि अगर आपके पास इंटेग्रल लिया जा रहा है दो फंक्शंस का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जैसे आप डेरिवेटिव में करते हो, आप पहले का इंटेग्रल अलग से लो और दूसरे का इंटेग्रल अलग से कैलकुलेट करो, तो ऐसा हो सकता है आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और कि जैसे आपके पास अब यहाँ है फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x का इंटेग्रल है, तो प्लस में एक और फंक्शन डाल देता हूँ 1, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स के कांस्टेंट फंक्शन का हमारे पास क्या इंटेग्रल आता है, वो भी हम यहीं एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखें, पहले तो इस फॉर्मूला के मुताबिक एक्स क्यूब का इंटेग्रल अलग, 3x का इंटेग्रल अलग से, प्लस 1 का इंटेग्रल अलग से। तो देखें स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब का जब मैं इंटेग्रल लूँगा तो वो बनेगा 3 + 1 ओवर 3 + 1, प्लस यहाँ आपके पास आएगा 3 इंटू एक्स पावर 1 + 1, एक्स पावर 1 है और नीचे भी 1 + 1 प्लस 1 है। अब यहाँ ये याद रखें, जैसे x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तो अगर आपके पास सिर्फ 1 लिखा है या 4 लिखा है या 5, अगर कोई कांस्टेंट लिखा है तो वो हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ लिखा होता 4, मैं 4 कर देता हूँ, सपोज आप 4 का इंटेग्रल कैलकुलेट कर रहे हो, तो 4 का तो इंटेग्रल कैलकुलेट होता नहीं, 4 तो आ जाता है बाहर। आपने इंटेग्रल और dx लिखा है तो इंटेग्रल ऑफ 1 हो गया और वो हमेशा बनेगा आपके पास x। 1 का इंटेग्रल आपके पास हमेशा x होगा, क्योंकि आपके पास x का जो डेरिवेटिव है वो 1 बनता है, इसलिए आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे x पावर 4 ओवर 4, यहाँ आएगा 3x² ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लगा दें 4x + c। ये आपके पास तरीका है सम ऑफ फंक्शंस को सॉल्व करने का। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस में देखते हैं कि हम इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 है आपके पास, फाइंड द इंटेग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग x² + x³। उसके बाद है आपके पास 5x raised to the power 4 - 2x³ + 1 over 2x + 8। और फिर उसके बाद अगले 3 क्वेश्चंस ये हैं जिन्हें भी हम इसका सॉल्यूशन भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, इंटेग्रल फाइंड करना है तो आप लिखोगे लेट f of x is equal to x² + x³। तो इंटीग्रेटिंग with respect to x on both sides, जैसे हम डेरिवेटिव में लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग f of x with respect to x, तो यहाँ लिखे x³ x² + x³ इंटू dx। तो देखें स्टूडेंट्स, दो फंक्शंस का सम है तो दोनों का अलग अलग इंटेग्रल कैलकुलेट होगा। सिंस हमें फार्मूला पता है कि x पावर n का आपके पास इंटेग्रल होता है x पावर n+1 ओवर n+1, यही दोनों पे अप्लाई होगा। पावर है 2 तो 2 + 1 ओवर 2 + 1 प्लस 3 + 1 ओवर 3 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा आपके पास x³ ओवर 3 प्लस x4 ओवर 4 प्लस आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। तो ये आपके गिवन फंक्शन का इंटेग्रल है। लास्ट में आप अपना फंक्शन दोबारा लिख दो कि x² + x³ विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल ही है ये भी आपके पास, तो यही रूल्स इस पर अप्लाई होंगे, तो इसको देखते हैं।
लेट f of x is equal to 5x power 4 minus 2x cube plus 1 upon 2x plus 8 integrating with respect to x on both sides. तो integrating f of x with respect to x is equal to integrating 5x power 4 minus 2x cube plus 1 upon 2x plus 8 with respect to x. सम ऑफ फंक्शंस हैं तो सबका अलग अलग से इंटेग्रल 5x पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x और 2x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 8 विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ हमने सम वाला फंक्शन लगाया. अब उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल के मुताबिक 5 जो है वो बाहर आएगा तो x पावर 4 dx 2 बाहर x क्यूब dx 1/2 बाहर आएगा तो x का इंटेग्रल. तो यहाँ 8 बाहर आ जाएगा तो इंटेग्रल एंड dx. तो जाहिर सी बात है कि 1 का इंटेग्रल लिया जा रहा है तो 5x पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू x पावर 3 प्लस 1 over 3 plus 1 plus 1 over 2 x power 1 plus 1 over 1 plus 1 plus 8 into x 1 है तो उसका इंटेग्रल x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 5 into x पावर 5 over 5 माइनस 2 into x पावर 4 over 4 और प्लस 1/2 into x पावर 2 over 2 प्लस 8x. तो ये सब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें आप ब्रैकेट्स में लिख दें. नेक्स्ट कैंसिलेशन होगी तो x पावर 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस x 4 ओवर 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 तो x स्क्वायर ओवर 4 प्लस 8x प्लस c. तो ये आपके पास आपकी गिवन पॉलिनोमियल का इंटेग्रल कैलकुलेट हो गया. तो स्टूडेंट्स देखें पावर रूल की मदद से और सम ऑफ फंक्शंस का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और कांस्टेंट मल्टीपल वो यहाँ यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, उसमें लिखा है 3x माइनस 5 का क्यूब. तो सबसे पहले आपको a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अगर खोलना आता है तो आपका पहला स्टेप होगा कि आप इसका फार्मूला ओपन करोगे. उसके बाद वो भी इस तरह का एक पॉलिनोमियल बन जाएगा तो आप उसे भी इंटीग्रेट करोगे सिमिलर प्रोसेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, उसमें x क्यूब डिनोमिनेटर है तो पहला स्टेप ये होगा कि इस डिनोमिनेटर को सबके नीचे लिखा जाए. ठीक है, तो उससे क्या होगा अब देखें. चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं. Let f of x is equal to x power 5 minus 3x4 plus 7x cube minus 9 over x power 3. तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें सबका. x5 over x cube minus 3x4 over x cube plus 7x cube over x cube minus 9 over x cube. यहाँ तो क्यूब 3 से कैंसिल होगा तो पावर 2 रह जाएगी x स्क्वायर. यहाँ 3 4 से कैंसिल होगा तो रहेगा माइनस 3x. क्यूब क्यूब से कैंसिल तो सिर्फ 7. यहाँ देखिए क्यूब है नीचे जबकि हमें फार्मूला x की पावर n का आता है तो इसलिए हम इसे ऊपर ले आएंगे. पहले x पावर माइनस 3. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो लिखें इंटेग्रल ऑफ f of x dx इज इक्वल टू
यहाँ पे हम वो सम वाला रूल लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 3 बाहर तो एक्स का इंटीग्रल प्लस 7 बाहर तो 1 का इंटीग्रल, 9 बाहर तो x पावर -3 का इंटीग्रल। तो वो दो स्टेप्स आप खुद कर सकते हैं कि पहले इंटीग्रल का साइन लगाएं सब पर, फिर सबका अलग अलग इंटीग्रल लें, फिर कांस्टेंट मल्टीपल निकाल लें। जितना आप डिटेल से करेंगे स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 2 + 1 ओवर 2 + 1 माइनस x1 का 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस 7 × x माइनस 9। यहाँ देखें -3 में +1 डिवाइडेड -3 + 1, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें x³ ओवर 3 माइनस 3x² ओवर 2 प्लस 7x, लास्ट में क्या होगा, ये बनेगा -3 + 1 -2, और यहाँ -2 बनेगा आपके पास, साथ में एक 9 का मल्टीपल मौजूद है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x³ ओवर 3 माइनस 3x² ओवर 2 प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 9 ओवर 2, साथ में x पावर जो है वो भी नीचे आ जाएगी, तो आ जाएगा x का स्क्वायर नीचे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यह आपके गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास देखें, ये सारे तो अलजेब्रिक थे, यहाँ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लेकिन इजी सी बात है, अब ये दोनों आपके लिए टास्क हैं, तो आप खुद ही इन्हें इंटीग्रेट करें कि साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल हमें पता है वो होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, और 2x का जाहिर सी बात है x पावर +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, e⁻x का इंटीग्रल वापस e⁻x ही होता है। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद अटेम्प्ट करें, और ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए इनकी भी दोबारा प्रैक्टिस करें। अगर इसी तरह के एग्जांपल्स आपके बुक में हैं उन्हें भी अटेम्प्ट करें। जो डेफिनेशंस आज पढ़ी हैं हमने उन्हें ज़रूर दोबारा देखें। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझा हमने। ये तमाम डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको MCQs जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनमें आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है। और जितनी अच्छे से आपको डेफिनेशन आएगी तो अगले कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए पीछे दी गई थ्योरी को बहुत गौर से पढ़ें और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।